बानसूर महाविद्यालय के बीए पार्ट फर्स्ट के सभी विद्यार्थियों को मेरा नमस्कार। विद्यार्थियों में आज बीए पार्ट फर्स्ट का पेपर फर्स्ट, जिसका टॉपिक है हर्षवर्धन की उपलब्धियां। विद्यार्थियों, गुप्त वंश के पतन के पश्चात भारत की राजनीतिक एकता समाप्त हो गई थी। अनेक नवीन राजवंशों का उदय हुआ जो कि आपस में संघर्षरत रहते थे। 550 ईस्वी में उत्तर भारत में शक्तिशाली राजवंशों में थानेश्वर में प्रसिद्ध वर्धन वंश का उदय हुआ। इसका प्राचीन नाम श्रीकंठ है। पुष्यभूति वर्धन साम्राज्य का संस्थापक था, अतः उसे पुष्यभूति को वर्धन वंश का आदि पुरुष भी कहा जाता है। प्रभाकर वर्धन इस वंश का प्रथम स्वतंत्र शासक था। इसके पश्चात वर्धन वंश के राजाओं का क्रमबद्ध इतिहास प्राप्त होता है। वर्धन साम्राज्य में हर्षवर्धन सबसे शक्तिशाली शासक था, जिसे शिलादित्य भी कहा जाता है, जिसने 647 ईस्वी तक शासन किया है। यानी 606 से 647 ईस्वी तक शासन किया है। इसकी ऐतिहासिक जानकारी के लिए निम्न स्रोत हैं: बांसखेड़ा अभिलेख, मधुबन अभिलेख, बाणभट्ट की हर्षचरित्र, कादंबरी, हेनसांग का यात्रा वृत्तांत। हेनसांग की जीवनी के बारे में विद्यार्थियों थोड़ी बात करें पढ़ें तो इनका जन्म 600 ईस्वी में चीन के होनान प्रांत में हुआ, जो कि हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत में आया। महात्मा बुद्ध की जन्मभूमि और कर्मभूमि होने के कारण मौलिक बौद्ध ग्रंथ का अध्ययन करने के लिए 629 ईस्वी में चीन से भारत आया। इसकी प्रसिद्ध पुस्तक सी यू की थी। इसे तीर्थयात्रियों का राजकुमार भी कहा जाता है। जब नालंदा विश्वविद्यालय पहुँचे उस समय नालंदा विश्वविद्यालय के कुलपति का नाम था शीलभद्र। हर्षवर्धन प्राचीन भारत में एक राजा था, जिसने उत्तरी भारत में अपना एक समृद्ध साम्राज्य स्थापित किया था। वह हिंदू साम्राज्य था, जिसने पंजाब छोड़कर शेष समस्त उत्तरी भारत पर राज्य किया। शंशाक की मृत्यु के पश्चात वह बंगाल को भी जीतने में समर्थ हुआ। हर्षवर्धन के शासनकाल का इतिहास मगध से प्राप्त 2 ताम्र पत्रों, राजतरंगिणी, चीनी यात्री युवांग चांग के विवरण और हर्ष एवं बाणभट्ट रचित संस्कृत काव्यों से प्राप्त होती है। इनके पिता का नाम प्रभाकर वर्धन था। राज्यवर्धन उनका बड़ा भाई था और राज्यश्री उनकी बड़ी बहन थी। प्रभाकर वर्धन की मृत्यु के पश्चात राज्यवर्धन राजा हुआ, पर मालवा नरेश देवगुप्त और गौड़ नरेश शंशाक की कारण वह मारा गया। हर्षवर्धन 606 में गद्दी पर बैठा। हर्षवर्धन ने बहन राजश्री का विंध्याचल से उद्धार किया, थानेश्वर और कन्नौज राज्य का एकीकरण किया, देवगुप्त से मालवा छीन लिया, शंशाक को गौड़ भगा दिया, दक्षिण पर अभियान किया और आंध्र के राजा पुलकेशिन द्वितीय को हराया और उसे अपना जीवन और राज्य दोनों ही भीख में दे दिए थे। उसने अपने साम्राज्य में सुंदर शासन किया, धर्मों के विषय में उदार नीति बरती, विदेशी यात्रियों का सम्मान किया। चीनी यात्री हेनसांग ने उनकी बड़ी प्रशंसा की है। प्रति 5 वर्ष वह सर्वस्व यानी खुद की इच्छा से दान करता था। इसके लिए बहुत बड़ा धार्मिक समारोह करता था। कन्नौज और प्रयाग
के समारोह में हेनसांग उपस्थित था। हर्ष साहित्य और कला का पोषक था। कादम्बरी बाणभट्ट उसका अनन्य मित्र था। हर्ष स्वयं पंडित था, वह वीणा बजाता था और उसकी 3 नाटिकाएं नागानंदा, रत्नावली और प्रियदर्शिका संस्कृत साहित्य की अमूल्य निधियां हैं। हर्षवर्धन का हस्ताक्षर मिला है जिससे उनका कला प्रेम प्रकट होता है। विद्यार्थियों, हर्ष स्वयं प्रशासनिक व्यवस्था में व्यक्तिगत रूप से रुचि लेता था। सम्राट की सहायता के लिए एक मंत्री परिषद का गठन किया गया था। बाणभट्ट के अनुसार अवंती युद्ध और शांति का सर्वोच्च मंत्री था। सिहनाद हर्ष का महासेनापति था। बाणभट्ट ने हर्ष चरित्र में इन पदों की व्याख्या इस प्रकार की है। अवंती यानी युद्ध और शांति का मंत्री। सिहनाद हर्ष की सेना का महासेनापति। कुंतल यानी अश्व सेना का मुख्य अधिकारी। स्कंदगुप्त अस्थि सेना का मुख्य अधिकारी। भांडी जो कि हर्षवर्धन का प्रधान सचिव था या प्रधानमंत्री था। लोकपाल प्रांतीय शासक। हर्षवर्धन का साम्राज्य विस्तार। हर्ष की विजय के बारे में हम पूरी तरह से पता नहीं लगा सकते। उसके द्वारा की गई विजय संदिग्ध है तथा हर्ष के साम्राज्य विस्तार को निश्चित करना भी मुश्किल है। कुछ विद्वान हर्ष का साम्राज्य विस्तार उत्तर में हिमालय से लेकर दक्षिण में विंध्याचल तक तथा पूर्व में कामरूप से लेकर पश्चिम में सौराष्ट्र तक का विशाल भूभाग को मानते हैं। विद्यार्थियों, हर्ष के साम्राज्य में कुल तो शतुदु, थानेश्वर, ऋषु, ब्रह्मपुर, स्वर्णगोत्र, अहिछत्र, कपिस, अयोध्या, हाईमुख, प्रयाग, कौशाम्बी, विशोक, श्रावस्ती, कपिलवस्तु, रामगामा, कुशीनगर, वाराणसी, वैशाली, वज्जी, मगध, हिरण पर्वत, चंपा, काजल, पुंड्रवर्धन, समतट, ताम्रलिपि, कर्णस्वर्ण, औड्र तथा कागोद आदि प्रदेश हर्ष के साम्राज्य में सम्मिलित थे। हर्ष के साम्राज्य में 3 प्रकार के राज्य थे। पहला, प्रत्यक्ष शासित राज्य। इस श्रेणी में वे राज्य थे जिनका उल्लेख हेनसांग नहीं करता, यानी उन पर सीधा सीधा हर्षवर्धन का शासन था। अर्ध स्वतंत्र राज्य। इस श्रेणी में वे राज्य थे जो आधे स्वतंत्र थे, यानी अधिकार तो किया गया था परंतु उन पर स्थानीय राज्यों का अधिकार था, जैसे वल्लभी, पश्चिम मालवा, सिंध आदि। मित्र राज्य। इस श्रेणी में कश्मीर तथा कामरूप के राज्य शामिल थे। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि हर्ष के साम्राज्य में संपूर्ण उत्तर भारत सम्मिलित था। यह उत्तर में हिमालय से दक्षिण में नर्मदा नदी तथा विंध्य पर्वत तक और पूर्व में ब्रह्मपुत्र से पश्चिम में सौराष्ट्र एवं काठियावाड़ तक विस्तृत था। चालुक्य लेखों में इसे सकलो उत्तरापथनाथ कहा गया है, यानी समस्त उत्तरी भारत का स्वामी कहा गया है। हर्ष के साम्राज्य में 2 बड़ी धर्मसभाएं हुई थी। पहली है कन्नौज की धर्मसभा। विद्यार्थियों, 643 ईस्वी में कन्नौज में एक महासभा का आयोजन किया गया। यह सभा 20 दिन तक चली। इस सभा का मुख्य उद्देश्य विश्व स्तर पर बौद्ध धर्म की महायान शाखा को सर्वोपरि घोषित करना था। इसका अध्यक्ष हेनसांग था। हेनसांग को महायान देव तथा
मोक्ष देवाय की उपाधि दी गई। इस सभा में लगभग 10,000 से अधिक बौद्ध भिक्षु सम्मिलित थे। प्रयाग की महामोक्ष परिषद, ये भी 643 ईस्वी में प्रयाग के संगम पर इस सभा का आयोजन किया गया। इस महामोक्ष परिषद का नाम दिया गया था। यह परिषद 75 दिन तो चली, जिसमें वल्लभी का ध्रुवसेन द्वितीय और कामरूप का भास्कर वर्मा भी सम्मिलित था। यह कहा जाता है कि हर्ष अपने प्रत्येक 5वें वर्ष में समस्त आय को प्रयाग में जाकर दान कर देता था। पुलकेशिन द्वितीय से युद्ध। विद्यार्थियों, दक्षिण भारत में इस समय पुलकेशिन द्वितीय का शासन था। यह भी हर्ष की भांति साम्राज्यवादी व्यक्ति था। हर्ष और पुलकेशिन द्वितीय के मध्य संबंधों की जानकारी ऐहोल अभिलेख से प्राप्त होती है, जिसका लेखक पुलकेशिन द्वितीय का दरबारी कवि रविकीर्ति था। इसके संबंधों की जानकारी हेनसांग प्रदान करता है। हेनसांग ने कहा था, मैं अपने स्वामी शिलादित्य के साथ समस्त पृथ्वी की जय जयकार करते हुए मोहलचय गया, यानी महाराष्ट्र गया। हर्ष और पुलकेशिन द्वितीय के मध्य निर्णायक विजय अथवा पराजय के स्पष्ट प्रमाण उपलब्ध नहीं हैं।